हेलो फ्रेंड्स। आज ऑब्वियसली जीना सीखो का कॉन कॉल सुना और उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कुछ पॉइंट्स रह गए थे। तो कल के वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स चाहिए थे हमें कॉन कॉल में, बट घबराना नहीं है। तो देखा आपने रिजल्ट आज, कल 20% शेयर गिरा, आज 20% शेयर बढ़ा। तो ऑब्वियसली अगर आप पैनिक करके बेच दिए होते तो ऑब्वियसली फिर आपको नुकसान होता। तो इसलिए कई बार कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, सिर्फ प्राइस पे मत चलना। ये सबसे बड़ी लर्निंग है। तो क्या रहा कॉन कॉल का वो बताते हैं। तो ये मैं एक्चुअली 4 पॉइंट्स पे करता हूँ। तो सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन, क्या सबसे बड़े डाउट्स थे उस पर बात करेंगे और उस पर क्या क्लैरिफिकेशंस आए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसी है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में या नेक्स्ट 1 साल में। तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि न्यू इनिशिएटिव्स और अलग टेलविंड्स क्या आ रहे हैं इनके बिजनेस में। और लास्ट पॉइंट में मैं अपना टेक दूंगा इस पूरे फियास्को में क्या हुआ है। तो सबसे पहले क्लैरिफिकेशन। दो सबसे बड़े क्वेश्चन थे जिनके कारण इनका शेयर प्राइसेस पर कल 20% गिरा। पहला था कि सबसे बड़ा था कि क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू बढ़ा नहीं। और इसका प्रीटेक्स्ट ये था कि पिछले कॉन कॉल में मनीष आचार्य जी ने बोला था कि Q3 कमजोर क्वार्टर होता है, तो जब कमजोर क्वार्टर होता है Q3 तो Q4 स्ट्रांग होता होगा उससे, तो क्यू ऑन क्यू बढ़ना चाहिए था सेल, पर ऐसा नहीं हो। अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन इसका क्या दिया है। क्लैरिफिकेशन ये है कि सबसे पहली बात तो पीपीटी में ही क्लियर था कि 5-6 करोड़ गवर्नमेंट ऑर्डर कम आए हैं, डिलिबरेटली कम करे रिसीवेबल्स को कम करने के लिए। तो 5 करोड़ उधर गड़बड़ हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्च के जो बुकिंग्स थे, तो लोगों ने बुक किया मार्च में, पर ये ईरान वॉर के कारण जो भी एलपीजी प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, लोगों ने इसको पोस्टपोन कर दिया Q1 में, तो लोग आए नहीं ज्वाइन करने। तो न्यू इनका जो ऑडिटर है उनके अकॉर्डिंग ये चलते हैं, और उनके अकॉर्डिंग अगर जब तक आदमी आके वो सर्विस लेता नहीं है, आप एडवांस मनी को बुकिंग नहीं कर सकते, उसको रेवेन्यू में नहीं काउंट कर सकते हो। तो जिसके कारण उनका जो नंबर है कुछ 9 करोड़ का नंबर हिल गया। तो आप वो जो नंबर है 9 करोड़ का नंबर, वो एक क्वार्टर में आ जाता अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आया होता। तो ये थोड़ा सा इसके कारण क्यू ऑन क्यू गिरा। एक और जो क्यू ऑन क्यू गिरने का कारण ये है कि इंटीरियो के साथ जो इनका हुआ था टाई अप, जिसमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि अब ओटीसी में मिलने लगेंगे सारे सामान, वो मिला नहीं। वो टाई अप अभी तक फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाया क्योंकि इंटीरियो ने इनको ही खर्चा करने बोला था, तो वो नहीं हो पाया। तो जिसके कारण भी थोड़ा हिट लगा है। तो आई थिंक उन्होंने ठीक ठाक एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि यार अगर ईरान में वॉर हो रहा है तो उससे प्रिवेंटिव केयर में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो मनीष जी ने उसका एग्जाम्पल भी दिया कि जब जब ये सब ऑयल क्राइसिस ये सब हो, घर में एलपीजी की दिक्कत हो, या एटलीस्ट आप ऐसा सोच रहे हो, तो प्रिवेंटिव केयर ऐसा चीज़ है कि आप डिले कर सकते हो कि चल यार ये सब थोड़ा घर की चीज़ें देख लेते हैं, बाद में हम बाकी ये प्रिवेंटिव केयर करते रहेंगे। ये हॉस्पिटल जैसा नहीं है कि कोई बीमारी होगी आपको जाना ही पड़ेगा, ये थोड़ा प्रिवेंटिव में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये ठीक लगा मुझे एक्सप्लेनेशन, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और उन्होंने सबसे अच्छी बात क्या बोली कि बिकॉज वो जो बुकिंग है जो पोस्टपोन हुए थे, इस बार अच्छा खासा बुकिंग हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि मेरठ जो उनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हमेशा 240 के अराउंड का हमेशा भीड़ रहता था। इस बार उन्होंने रिसेंटली कुछ 300 प्लस का भीड़ देखा है। तो ऑब्वियसली बुकिंग बढ़ी है, तो दैट वेज आई वी कैन ट्रस्ट हिम। सेकेंड इज कि मार्जिन, तो मार्जिन पे सिंपल सा 45 करोड़ का मार्जिन था, लास्ट क्वार्टर 67 करोड़ का था, 22 करोड़ का गैप है। तो इन्होंने बोला कि 21 करोड़ वन टाइम एक्सपेंस। एक्चुअली 21 करोड़ बोला पहले वन टाइम एक्सपेंस, पर जब तो ग्रिल किया गया तो पता चला 19 करोड़ वन टाइम एक्सपेंस है। तो ये 19 करोड़ हम ऐड कर दे तो 64 करोड़ का मार्जिन बनता है। तो मार्जिन पे भी कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने दो सबसे बड़े जो क्वेश्चंस थे उनका अच्छा आंसर किया है, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है। अच्छा, अभी आते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे उन्होंने क्या बोला है कि वो अगले वही सेम चीज़ बोला है, पहले भी बोलते थे वो 4 से 5 साल में 3 से 5 साल में 7 से 10 हज़ार का बेड कर लेंगे।
उन्होंने बोला कि ऑपरेशनल बेड जो है अभी 2200 है। एक डाउट ये भी था मेरे मन में कि यार लास्ट क्वार्टर ही 2190 था, फिर 2200 ही हुआ। तो उन्होंने बोला कि सिंस उन्होंने एक्चुअली ब्लेम किया इसके लिए फिर ईरान वॉर को, कि सिंस ईरान वॉर का सिचुएशन ऐसा था तो मैं उसको ऑपरेशनल नहीं कर रहा था। ये वाला पोर्शन थोड़ा डाउटफुल है। वो बोल रहे हैं कि ईरान वॉर का ऑपरेशनल नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब वो नेक्स्ट 3-4 महीने में वो पूरा ऑपरेशनल कर देंगे, 2800 से 3000 तक लेके जाएंगे। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा था, पर इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ईरान वॉर के आप कर तो सकते थे ऑपरेशनल, ऐसा क्या है। पर चलिए ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अच्छा ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ऑब्वियसली वो बोल रहे हैं 4 से 5 साल में 3000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। तो 8000 करोड़ का जो 800 करोड़ का रेवेन्यू, ये ऑलमोस्ट 4 गुना हो सकता है 4 से 5 साल में। और पैट मार्जिन यही रहेगा, मिनिमम यही रहेगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे बेड और ऑपरेशनल होंगे, आज तो कुछ 56% है, अगर ये ज़्यादा हुआ तो एबिटा मार्जिन बढ़ भी सकता है, पर उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया। आई थिंक वो भी थोड़ा मार्केट को देख के थोड़ा तो डरे नहीं होंगे, पर थोड़े उनको लग रहा होगा यार इनको प्रॉमिस कर दूंगा फिर बाद में ये बेक इन कर लेते हैं, फिर नहीं हुआ तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अच्छा उन्होंने इस ईयर का जो गाइडेंस दिया है वो सिंपल है, इस ईयर में एक ही गाइडेंस दिया उन्होंने कि 300 करोड़ तक का पैट हो सकता है। तो अगर मैं मान के चलो 7000 करोड़ की कंपनी है ये, 300 करोड़ का पैट, अच्छा आरओई बिजनेस, कैश फ्लो बिजनेस, ये ठीक डील है, अच्छा डील है। और शायद आगे भी थोड़ा शेयर प्राइसेस बढ़े। तो ये रहा इस ईयर का गाइडेंस। अच्छा न्यू इनिशिएटिव की भी कुछ बात की इन्होंने। तो पहले तो उन्होंने बोला कि जो ऑपरेशनल बेड है वो कल के कल ये बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सेकंड उन्होंने ये भी बोला है कि 2000 बेड वो नेक्स्ट 1 साल में बढ़ा सकते हैं अगर ऐसा माहौल बना। तो माहौल में क्या बनना है, तो 2-3 चीज़ें हो रही है। एक तो वो बोल रहे हैं कि जैसे चाइल्ड बर्थ और ये सब चीज़ों का भी वो कोशिश कर रहे हैं लाने का। तो अगर वो सब सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने बोला है कि इंश्योरेंस वाले जो कैशलेस ट्रीटमेंट है अब वो इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं आयुर्वेदा को, तो वो बढ़ता जा रहा है। इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें कैशलेस इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है वो बढ़ा है, मतलब उसका शेयर बढ़ा है। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। थर्ड जो उन्होंने ये बोला है कि आयुष्मान भारत में ये आयुर्वेदा को लेके भी फिर आने वाला है कुछ नोटिफिकेशन, जिसके कारण गवर्नमेंट फंडेड जो भी मेडिकल बिल्स है वो आयुर्वेदा के इजीली मिलने लगेंगे लोगों को। और कुछ जैसे यूपी गवर्नमेंट को उन्होंने दिया, यूपी गवर्नमेंट ने कैशलेस आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को हरी झंडी दे दी है। तो ये सारे जो टेलविंड्स हैं इसके कारण उनको लग रहा है कि चांसेस है कि बेड ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगी। अच्छा इन्होंने एक और अच्छी अनाउंसमेंट की, तो ये इनका प्रिवेंटिव केयर के ये सारे हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे अभी तक, इन्होंने 2 प्रॉपर वेलनेस के सेंटर भी खोले हैं। तो एक तो मनाली में खोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ 40 एकड़ का ज़मीन है पहाड़ों के बीच। तो प्रॉपर जो थोड़े अपर मिडिल क्लास रिच क्लास लोग हैं उनके लिए है कि जाओ थोड़ा इन्जॉय भी करो। और उन्होंने फनीली जो भी कॉन कॉल में था उनको 2-3 रात फ्री रहने का भी ऑफर दिया है। काश मैं भी कॉन कॉल में होता, मज़ा आता। और फिर वो पंचकुला में भी एक खोल रहे हैं 4 स्टार टाइप। उनका बहुत अच्छा लगा ये लॉजिक कि नॉर्मल प्रिवेंटिव सेंटर में लोग जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि बीमार लोगों के साथ शायद नहीं रहना चाहेंगे प्रॉपर, जो सिर्फ वेलनेस के लिए जा रहे हैं। जैसे योगा रिट्रीट वगैरह होता है वहाँ पे थोड़ा माहौल अलग होता है, तो वैसा कुछ वो करने वाले हैं, योगा रिट्रीट टाइप। तो ये रहा इनका जो न्यू इनिशिएटिव है। तो ये ओवरऑल कॉन कॉल का माहौल था, मुझे काफ़ी सही लगा, अपबीट लगा। पर अब मैं अपना टेक देता हूँ तो उसमें क्या मुझे क्या लगता है पूरे इशू को लेके। तो सबसे पहली बात, आई थिंक मनीष जी ऑब्वियसली बहुत ही लेजेंड आदमी हैं, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, पर वो सीईओ नहीं रहे हैं और सीईओ का जॉब बहुत डिफरेंट होता है। वो अपने एंगल से सब सही काम कर रहे हैं, वो प्रिवेंटिव केयर आयुर्वेदा के थ्रू बढ़ा रहे की कोशिश कर रहे हैं। पर जो इक्विटी मार्केट के लोग हैं ना, हम लोग गड़बड़ हैं, हम लोग ग्रीडी हैं। तो हमें प्रॉफिट से मतलब है, तो और हमें गवर्नेंस से मतलब है। तो उन्होंने जानबूझ के कोई गलती नहीं की होगी पर कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स हो गए जिसके कारण वो पैनिक कल फैला। तो आई थिंक एक प्रोफेशनल सीईओ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने 2-3 गलतियां, मुझे क्या लगते हैं, तो पीपीटी जब रिलीज किया उन्होंने तो पता नहीं कौन ये पीपीटी देखता है, ये 21 करोड़ की बात पहले पीपीटी में थी ही नहीं, तो वहाँ बतानी चाहिए थी, ये एक मिस हुआ।
सेकंड जो उन्होंने बोला वो कैंसलेशन हुआ है, उसके कारण नहीं कर पाए, मार्च का कैंसलेशन उसके कारण क्यू ऑन क्यू ग्रोथ नहीं आया, या पीपीटी पे भी एक एस्ट्रिक मार्क करके दे देते। तो आई थिंक इनको जो एडवाइस करने वाले लोग हैं कैसे मार्केट में अपने प्राइस को बचा के रखे, शेयर होल्डर फ्रेंडली बने, ये एडवाइस जो है वो थोड़ा उनको कम मिल रहा है। तो आई होप उनका वो आईआर जो टीम है, इन्वेस्टर रिलेशन टीम, उनको थोड़ी समझ आए और ये सब गलतियां आगे ना दोहराए। अदरवाइज ओवरऑल बिजनेस में कोई इशू नहीं है, प्रोमिसेस बड़े हैं, ऑब्वियसली देखना है आगे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उन्होंने ये भी बोला है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर उनके बिजनेस को ना देखे, पर कोई फ़ायदा नहीं बोल के कि हम तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ही देखेंगे, क्योंकि इतनी कंपनीज हैं दुनिया में, अगर एक ख़राब होती है तो हम दूसरे पे चले जाते हैं। तो प्योर ग्रीडी कैपिटलिज्म के माहौल से देखा जाए तो थोड़े बहुत गलतियां इन्होंने की है, पर ओवरऑल बिजनेस का मॉडल अभी भी बहुत रोबस्ट है, बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छा प्राइस पे मिल रहा है। और आई थिंक अगर 300 करोड़ का मैं प्रॉफिट मान के चलूँ तो पैट क्या बनता है, पैट फिर आई थिंक 23 करोड़ पैट बनता है। इतने अच्छे फ्री कैश फ्लो में इतना सारा आयुर्वेदा का टेलविंड है, ये बिजनेस मुझे पर्सनली पसंद है। पर ऑब्वियसली आपने देखा क्या हुआ, तो रिस्क एलिमेंट को रिड्यूस करने के लिए पोर्टफोलियो हमेशा बनाइएगा। कभी भी एक कंपनी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, खासकर स्मॉल कैप में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा है, पोर्टफोलियो में रखने लायक है, बट पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा पोर्शन इसमें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप अपना कॉल खुद लीजिए, ये तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।